सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अल्कोहल का। अब तक स्टूडेंट्स आप सब लोगों ने जो भी हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसको आपने देखा होगा, और हमने जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उस एस्पेक्ट को, उस पार्ट को ख़त्म कर दिया है, उसको मतलब कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में सबसे पहले हमने बात की थी नॉमेनक्लेचर के बारे में, उसके बाद में हमने बात की थी उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फिर हमने बात की कि आइसोमेरिज्म किस प्रकार से अल्कोहल्स में होती है। फिर हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर हमने उनके प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में बात की, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी भौतिक गुणधर्म के बारे में बात की, और फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की, उनके रासायनिक गुणधर्म। और फिर हमने अभी पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार से एक अल्कोहल को दूसरे अल्कोहल में अंतः परिवर्तित किया जा सकता है। उसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में हमने बात की कि प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, प्राइमरी को टर्शरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेकेंडरी को टर्शरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लोअर अल्कोहल्स को हायर अल्कोहल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को हम जो है आइसोमेरिक सेकेंडरी अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को आइसोमेरिक टर्शरी अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और सेकेंडरी अल्कोहल को आइसोमेरिक टर्शरी अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से कुल 7 इंटर कन्वर्जन्स के बारे में बात की। तो इस तरह से ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर दिया। तो आप सबसे निवेदन है कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप उसकी बुक के पीछे जो आपको दिए हैं उनको आप पढ़ें और उसके बाद में उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस जैसे हमने बीच बीच में डिस्कस किए थे जो टॉपिक से रिलेटेड थे कि वो उनकी तैयारी हमको उसके साथ साथ करनी चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि अल्कोहल का ही पार्ट है, वो है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए, हम लोगों ने अब तक बात की थी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक OH ग्रुप होता है, लेकिन डाइहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है, 2 OH समूह उपस्थित होते हैं। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल को हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं। इनको हम क्यों कहते हैं ग्लाइकॉल, क्योंकि CH2 जो 2 ग्रुप हैं उसके साथ में 2 OH जुड़े हुए होते हैं, तो उसको हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं, जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल यानी अल्कोहलिक समूह होते हैं, और हाइड्रोक्सी समूह क्रमशः 1-2 स्थिति में, 1-3 स्थिति में या 1-4 स्थिति में होने पर इन्हें 1-2 ग्लाइकॉल, 1-3 ग्लाइकॉल और 1-4 ग्लाइकॉल कहते हैं। तो तब जैसे जो 2 OH ग्रुप्स हैं वो किस पोजीशन पर एल्केन जो एल्काइल की जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो उसके पर किस पोजीशन पर जुड़े हैं। अगर वो 1-2 पोजीशन पर जुड़े हैं तो उनको हम 1-2 ग्लाइकॉल कहेंगे, 1-3 पर जुड़े हैं तो उनको 1-3 ग्लाइकॉल, और 1-4 पर उनको 1-4 ग्लाइकॉल कहेंगे। तो उसके हिसाब से इसका नाम होता है। 1-2 ग्लाइकॉल को अल्फा, 1-3 ग्लाइकॉल को बीटा और 1-4 ग्लाइकॉल को गामा ग्लाइकॉल भी कहा जाता है। तो 1-2 जो है उसको हम अल्फा, 1-3 को बीटा और 1-4 को गामा ग्लाइकॉल कहते हैं। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है, नामकरण है, वो किस प्रकार से होता है इसके बारे में अपन अब बात करते हैं। देखिए, नामकरण में अल्फा ग्लाइकॉल का सामान्य नाम उस एल्कीन से व्युत्पन्न करते हैं जिसके हाइड्रोक्सिलीकरण द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। जैसे जिस भी पर्टिकुलर एल्कीन को यूज करके हमने उसका हाइड्रोक्सिलेशन कराया और उससे हमने ग्लाइकॉल को प्राप्त किया, उस एल्कीन के आधार पर उसका नाम होता है। जैसे OH CH2 तो हमने इसे कैसे प्राप्त किया, इथिलीन जो है उसका जब हमने हाइड्रोक्सिलेशन किया, यानी कि डाइहाइड्रोक्सिलेशन जिसको कहते हैं, दो जगह पर OH ग्रुप एक साथ जुड़ता है तो उसको हाइड्रोक्सिलेशन कहा जाता है। तो इसको हमने इथिलीन ग्लाइकॉल इसलिए कहा क्योंकि इथिलीन के हाइड्रोक्सिलेशन से इसे हमने प्राप्त किया। इसी तरह से आइसोब्यूटिलीन की स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, CH3 2 C≡CH2। तो आइसोब्यूटिलीन के हाइड्रोक्सिलेशन से हमने प्राप्त किया आइसोब्यूटिलीन ग्लाइकॉल, क्योंकि यहां पर जो डबल बॉन्ड जिस पोजीशन पर है उसके दोनों तरफ 2 OH समूह में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से हमने उसका नाम। फिर बीटा, गामा आदि ग्लाइकोलों को संगत पॉली
मिथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। जैसे अपने अल्फा ग्लाइकॉल के बारे में बात की तो इसको तो हमने किस एल्कीन से प्राप्त किया उसके आधार पर इसका नामकरण किया। और बीटा और गामा की हम बात करेंगे, यानी कि जो दो OH समूह हैं वो एक दूसरे से एक कार्बन की डिफरेंस पर अटैच है तो उसको हम बीटा ग्लाइकॉल कहेंगे, और अगर दो पर अटैच है तो गामा ग्लाइकॉल कहेंगे। तो इस तरह से उसके नाम को हम लेते हैं। तो इनका नॉमेनक्लेचर जब होता है तो इनका हम सामान्य रूप से इनको मिथिलीन ग्रुप के जिसको अपन कहते हैं कि उसका पॉलीमराइजेशन जितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा CH2 ग्रुप जुड़े हैं उसके आधार पर उसका नाम लिखा जाता है। तो है OH CH2 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 OH, यानी ट्राई मिथिलीन ग्लाइकॉल। तो यहाँ पर 3 मिथाइलिन समूह है और उस पर 2 OH ग्रुप जुड़ा है। इसी तरह से अभी हम यहाँ देख सकते हैं हेक्सा मिथिलीन ग्लाइकॉल, यानी कि 6 कार्बन एटम जो है उस पर के बीच में है 2 OH ग्रुप के। तो हेक्सा मिथाइलिन ग्लाइकॉल जैसे आपको पता होगा ये नायलॉन में काम में आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी एक टर्म है। फिर है IUPAC पद्धति के अनुसार इन्हें एल्केन डायॉल कहते हैं। तो IUPAC पद्धति के अनुसार क्या कहते हैं, इन्हें हम एल्केन डायॉल कहते हैं। और डायॉल से पूर्व श्रृंखला पर इसकी स्थिति को लिख देते हैं। तो यानी कि जैसे पोजीशन, किस पोजीशन पर 2 OH ग्रुप जुड़े हैं उसका नंबर जो है वो उसको लिखा जाता है। उससे डायॉल से पूर्व श्रृंखला पर इसकी स्थिति को लिख देते हैं। यदि श्रृंखला पर पार्श्व एल्किल प्रतिस्थापी उपस्थित हैं तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनकी स्थिति को दर्शाते हुए पूर्वलग्नित कर देते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम प्रीफिक्स के रूप में पहले उनका अल्फाबेटिकली अरेंज करके अल्फाबेटिकली उनकी नेमिंग उसमें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं CH3 CHOH CH2 OH। तो यहाँ पर क्या है देखिए, प्रोपेन 1,2 डायॉल। तो 1 2 3 कार्बन पर, तो यहाँ पर 2 कार्बन जो है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर जो है वो OH ग्रुप जुड़ा है और तीसरा जो है कार्बन है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोपेन 1,2 डायॉल। फिर नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, 2 कार्बन नंबर 2 पर हैं, फिर एक कार्बन नंबर 3 पर है और एक कार्बन नंबर 5 पर है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, 2 2 3 5 टेट्रामेथिल हेक्सेन 1,6 डायॉल। अब देखिए नंबरिंग करेंगे तो आपको लगेगा 1 पोजीशन पर और 6 पोजीशन पर 2 OH ग्रुप जुड़े हैं और बीच में 4 मिथाइल ग्रुप हैं जो कि 2 2 3 एंड 5 पोजीशन पर। तो इसलिए इसका नाम हो गया टेट्रामेथिल हेक्सेन 1,6 डायॉल। तो ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है वो महत्वपूर्ण है। इसमें 1,2 डायॉल सामान्य और महत्वपूर्ण है। इन्हें निकटवर्ती डायॉल भी कहते हैं। इनको क्या हम क्या कहते हैं, विसिनल डायॉल भी इनको हम कहते हैं। फिर है विरचन की विधियां, मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो देखिए प्रिपरेशन जो है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मेथड जो हम काम में लेते हैं वो है एल्कीन के हाइड्रोक्सिलेशन से। हमने ये एल्कीन जो है उसका हाइड्रोक्सिलेशन कराते हैं। उसके लिए कई प्रकार के अभिकर्मक जो है वो कई प्रकार के रिएजेंट्स, मेनी टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स आर यूज। जैसे इसमें सबसे पहले हमने बात की KMnO4 का उदासीन विलयन, यानी द न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ KMnO4 और 1% एल्कलाइन सोल्यूशन जो है KMnO4 का लेते हुए उसको एल्कीन के साथ अभिक्रिया करके मूलाब ग्लाइकॉल यानी विसिनल ग्लाइकॉल जिसको हम बोल रहे हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, 1,2 डायॉल को प्राप्त कर सकते हैं। और 1% क्षारीय KMnO4 विलयन जो होता है वो बेयर अभिकर्मक कहलाता है। यानी कि इसका जो 1% KMnO4 सोल्यूशन जो है उसको हम बेयर्स रिएजेंट जो है वो कहते हैं। तो हल्के बैंगनी रंग का 1% एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, वो वॉयलेट कलर का होता है, लाइट वॉयलेट कलर का होता है और एल्कीन से अभिक्रिया करने पर वो रंगहीन हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या होती है, ये रिएक्शन जो है वो अनसैचुरेशन के टेस्ट में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के टेस्ट में काम में आती है। देखिए क्या होता है कि जैसे हमारे पास में कोई ऐसा रिएजेंट है, ऐसा कोई हमारे पास टेस्ट ट्यूब में ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर हमें नहीं पता कि उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसमें 1% एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन को ऐड करेंगे जो कि वॉयलेट कलर का होगा। तो जैसे ही हम उसके अंदर उसको ऐड करेंगे तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर अनसैचुरेशन है तो अनसैचुरेशन होने के कारण ये बेयर अभिकर्मक जो है वो अपना परीक्षण देगा और क्या होगा, जो हल्का बैंगनी रंग था वो कलरलेस हो जाएगा। तो जैसे ही ये कलरलेस होगा हमको पता लग जाएगा कि इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें
डबल बॉन्ड है। तो इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं, और ये जो रिएजेंट है उसको बेयर रिएजेंट कहा जाता है। इससे संबंधित भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर रिएजेंट इज व्हाट 1% एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, यानी 1% क्षारीय KMnO4 विलयन जो होता है उसको हम बेयर अभिकर्मक कहते हैं। और कई बार दूसरी तरह से भी पूछा जाता है कि व्हाट इज बेयर्स टेस्ट, या अनसैचुरेशन के लिए कौन सा टेस्ट काम में लिया जाता है। तो ये इस तरह से इसको हमें आंसर करना है। तो देखिए इसकी केमिस्ट्री क्या है, जैसे हमने बात की एल्कीन है, एल्कीन के ऊपर एक डबल बॉन्ड है, और KMnO4 और KOH यानी अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन इसकी देखेंगे तो सबसे पहले एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है उसके दोनों तरफ O जुड़ जाएगा, और एक हम साइक्लिक मैग्नेट एस्टर जो है जिसमें मैंगनीज बीच में प्रेजेंट है वो इसमें बन जाता है। तो एक साइक्लिक एस्टर बन जाता है कार्बन के सिस पोजीशन पर, दोनों मतलब एक ही साइड में वो 2 O ग्रुप उससे जुड़ जाते हैं, और बीच में मैंगनीज है, और उसके बाद में ये एक एस्टर है। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका जब जल अपघटन करेंगे तो सिस 1,2 डायोल प्राप्त होता है। तो देखिए सिस 1,2 डायल हमें प्राप्त होगा। तो ये इसकी केमिस्ट्री है, यानी कि किसी भी एल्कीन वाले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अनसैचुरेशन उपस्थित है उसके अंदर हमने एल्कलाइन KMnO4 को ऐड किया तो और उसमें थोड़ा वाटर होता ही है, एक्वस एल्कलाइन KMnO4, तो क्या होता है सिस हाइड्रोक्सिलेशन होता है, और सिस पोजीशन पर 2 OH समूह जो है वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस जुड़ जाते हैं। इसी तरह से एल्कीन की हम बात करें, इथीन की, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 उसकी KMnO4 और KOH के साथ में जब रिएक्शन होती है तो H2O प्लस O यानी कि 2 OH समूह जुड़ जाते हैं, तो इथिलीन ग्लाइकॉल या 1,2 इथेन डायोल जो है इसमें हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है हमें इथिलीन ग्लाइकॉल इसके अंदर प्राप्त होता है। फिर है इसी प्रकार सेकंड जो रिएजेंट जिसको हम हाइड्रोक्सिलेशन के लिए काम में ले सकते हैं वो है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का। तो इसी प्रकार ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एल्कीन के द्विबंध से योग करके एक चक्रीय यानी एक साइक्लिक ऑस्मियम एस्टर बनता है। जैसे हमने अभी मैंगनीज में देखा था KMnO4 के साथ में, वैसे ही यहाँ पर भी एक साइक्लिक एस्टर बनता है जो सोडियम बाइसल्फाइड जो है जो रिएजेंट है और वाटर है उसके साथ में जल अपघटित होकर समपक्ष यानी सिस 1,2 डायोल बनाता है। तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये लगभग एक जैसी सी हैं, रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट एंड रिएक्शन विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। दोनों में क्या होता है, जो एल्कीन है उसके डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो है सिस पोजीशन पे 2 OH समूह में जुड़ जाते हैं, तो समपक्ष 1,2 डायोल जो है उसका निर्माण होता है, सिस 1,2 डायोल का। अब इसकी रिएक्शन को अगर अपन देखना चाहें, देखिए ये तो जनरलाइज रिएक्शन है। अगर हम बात करें प्रोपीन की, तो प्रोपीन पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की जब रिएक्शन होगी तो सबसे पहले साइक्लिक एस्टर बनेगा और उसका सोडियम बाइसल्फाइड और H2O के साथ में जब हाइड्रोलिसिस होगा तो दोनों C डबल बॉन्ड C मतलब जिसके जहाँ पर जो है अनसैचुरेशन था उसके अक्रॉस जो है 2 OH ग्रुप उसमें जुड़ गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 OH ग्रुप का उसमें वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी स्ट्रक्चर में इसमें गलती है, यहाँ CH के ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा है जो कि उसको इसमें रिंग में गलत तरह से इसमें चेन में गलत तरह से अटैच करके दिखाया है। तो हमें 1,2 प्रोपेन डायोल प्राप्त होता है। फिर तीसरा रिएजेंट है पर एसिड। पर एसिड क्या होता है, पर अम्ल जो होता है वो एल्कीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीरेन यानी 1,2 इपोक्साइड बनाते हैं। यानी कि क्या होता है कि जब हम पर एसिड के साथ में किसी भी एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं जिसमें अनसैचुरेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो दोनों कार्बन हैं उसके ऊपर से एक ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो जाता है जिसको हम कहते हैं 1,2 इपोक्साइड। तो ये 1,2 इपोक्साइड है, जब इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो इसका जलीय अम्ल या क्षार के साथ में जब इसकी क्रिया होती है तो इसमें क्या होता है ट्रांस पोजीशन पे 1,2 डायोल हमें मिलता है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो अलग है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग है। अब तक हम बात कर रहे थे 1,2 डायोल जो हमें मिल रहा था वो सिस हाइड्रोक्सिलेशन से मिल रहा था, यहाँ पर ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन होता है और 1,2 डायोल प्राप्त होता है। देखिए ये रिएक्शन किस प्रकार से है, जैसे एल्कीन की रिएक्शन पर बेंजोइक एसिड यानी बेंजोइक एसिड में एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जोड़ दी जाए तो वो है पर बेंजोइक एसिड, जिसको हम कहते हैं सामान्य रूप से पर एसिड। तो पर बेंजोइक एसिड के साथ में एल्कीन की जब रिएक्शन हुई तो ऑक्सीरेन बना, जिसमें जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन थे उसके ऊपर एक ऑक्सीजन अटैच हो जाता है और फिर उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पर 1,2 पोजीशन पर 2 OH ग्रुप जुड़ते हैं
लेकिन इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो ट्रांस होती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत रूप में, विपक्ष रूप में जुड़ते हैं। तो पर फॉर्मिक एसिड यानी 99% H2O2 प्लस फॉर्मिक अम्ल का एक श्रेष्ठ हाइड्रोक्सिलिक कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी कि दूसरी तरह से हम परफॉर्मिक एसिड को भी यूज कर सकते हैं, जो कि ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन में काम में आता है। तो देखिए, अगर यहाँ उसकी रिएक्शन को देखें तो फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, लेकिन इस फॉर्मिक एसिड में एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया तो हो गया परफॉर्मिक एसिड। इस परफॉर्मिक एसिड के कारण जो पहले ऑक्सीजन बनता है उसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें जो है इस तरह से प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होता है। तो ये परफॉर्मिक एसिड की बात हम करें, जैसे प्रोपीन का हमने एग्जांपल लिया, उसकी रिएक्शन होगी तो 1,2 प्रोपेन डाइऑल जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि ये हमें इसमें प्राप्त होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा जो कल क्लास होगी, नेक्स्ट वाली जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे। इसके बाद में हम डाईब्रोमो एल्किन के जो है हाइड्रोक्सिलेशन से, यानी कि उसके जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में उसकी अभिक्रिया से भी जो है हम 1,2 डायोल का निर्माण कर सकते हैं। और उसके अलावा जो अन्य विधियां हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।